समाज के सभी बुद्धिजीवी प्रबुद्ध साथियों को, युवा वर्ग को, नारी शक्ति को और पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। मैं पूनम बोध आज आपके सामने एक गंभीर विषय के ऊपर बात करना चाहती हूँ और मेरा मानना ये है कि ये विषय सिर्फ मेरा नहीं है, हम सबका है। जैसा आज हम देखते हैं कि समाज के अंदर दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कभी 9 साल की बेटी के साथ रेप हो जाता है, कभी 6 साल की बेटी के साथ रेप हो जाता है, कभी चलते चलते किसी युवा महिला के साथ रेप हो जाता है। हमारे जो युवा साथी हैं उनके साथ अत्याचार हो जाता है। हमारे गांव के अंदर जो लोग रहते हैं उनका अत्याचार हो जाता है। और तो और जैसे हम पिछले 3-4 दिन से न्यूज़ के अंदर देखते आ रहे हैं कि आज के टाइम में हमारे समाज के ऊपर अत्याचारों का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। लोग कहते हैं कि जीते जी हमें सांस नहीं लेने देते, लेकिन साथियों अगर हम अब देखते हैं तो मरने के बाद हमारा जो शरीर होता है उसको भी सम्मान के साथ हम शमशान घाट में दफना नहीं सकते हैं या हम उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं। आज ही का अगर हम केस देखते हैं साउथ साइड में, तो ऐसा ही एक केस हमारे सामने आया है कि मरने के बाद या मरणोपरांत शमशान घाट तक हम उसको अर्थी या हम उसको कंधे पे लेकर नहीं जा सकते। जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो रस्सी के साथ उसको बांधते हैं और रस्सी के साथ बांध के उसको लटका लटका के शमशान घाट तक लिया जाता है। मतलब कितना बड़ा अत्याचार है कि शरीर छोड़ने के बाद भी या सांसें निकलने के बाद भी हम सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकते इस समाज से। लड़कियों को हम देख रहे हैं, पिछले 10 या 15 दिन से हाईलाइटेड केस हैं। आज 6 साल की बच्ची के साथ दिल्ली में केस हो गया है, आज 9 साल की बच्ची के साथ केस हो गया है, आज एक लड़की को मध्य प्रदेश के अंदर मार दिया गया है, आज ये है। लड़कियों का सिलसिला भी ऐसे ही चलता आ रहा है। वो पहले भी सेफ़ नहीं थी, वो अब भी सेफ़ नहीं है। बात कर लो युवा वर्ग की। युवा वर्ग क्या है? PhD लेके, नेट, JRF, BTech, MTech इतनी अच्छी डिग्री लेके वो रोड पे भटक रहा है। मैंने मेरी आंखों से देखा है PhD होल्डर को सब्जी की रेडी लगाते हुए। सरकार के पास इतनी जॉब नहीं है या सरकार देना नहीं चाहती, वो सरकार की इंटेंशन है, लेकिन अत्याचार तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के युवाओं के साथ हो ही रहा है। जितनी हमारी रिजर्व सीटें आती हैं उन रिजर्व सीटों के ऊपर वैकेंसीज़ नहीं आती है। वैकेंसीज़ आती है तो उसके ऊपर तलवार लटक जाती है। जो युवा वर्ग है वो उसी के अंदर पिस के रह जाता है कि मैंने वो फॉर्म उस टाइम भरा था और आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया, इतने में उसकी एज चली जाती है। तो ये अत्याचार हमारे युवाओं के साथ है। और एक नया जो ट्रेंड चला हुआ है आजकल अत्याचारों की लाइन में, कि आज इस गांव के अंदर बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया, आज बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर गोबर फेंक दिया गया, आज बाबा साहब के ऊपर ये कर दिया गया। मतलब लोगों को हमारी स्टैचू भी पसंद नहीं है। हम लोग स्टैचू लगा देते हैं लेकिन उस स्टैचू को लेकर इतना बड़ा बवाल हो जाता है, वहाँ पे हमारे साथ अत्याचार होता जा रहा है। तो कहने का मीनिंग ये है साथियों कि आज का अगर हम दौर देखते हैं तो इस दौर के अंदर अत्याचारों का जो सिलसिला है वो कम होने की बजाय वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। वो किसी सूरत में कम होने का नाम नहीं ले रहा, वो इतना बढ़ता जा रहा है कि उसका ग्राफ भी आप काउंट नहीं कर पाएंगे कि कितना बढ़ गया है वो अत्याचार हमारे ऊपर। और उसमें नुकसान हमारा ही है। एक होता है ना कि राजनीतिक रूप से फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, लेकिन हमें राजनीति से पहले सामाजिक रूप पे देखना है कि वो सामाजिक रूप पे हमारे लिए क्या उसके इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। अब जैसे आप कोई भी केस उठा लो, कोई रेप केस को उठा लो, नॉर्मली हम उसमें क्या करते हैं, हम अपने रोष प्रदर्शन निकाल देते हैं कि ये हमारा रोष है, धरना प्रदर्शन करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, हम पुतले फूंक देते हैं, अर्थी निकाल देते हैं किसी ना किसी MP MLA की। लेकिन ज़रा सोचो, क्या ये करने से, क्या जिस भी गवर्नमेंट के लिए हम ये कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर थोड़ा रत्ती भर भी थोड़ा सा भी असर पड़ रहा है इन चीज़ों का कि इन लोगों ने अपना रोष प्रदर्शन किया तो तुम कुछ एक्शन लो? तो नहीं, हमारे ये काम करने से उनके ऊपर कोई भी एक्शन या उनके ऊपर कोई भी प्रभाव इस चीज़ का नहीं पड़ता है।
उल्टा हमारा मजाक बन जाता है कि ये आ गए हैं 4 लोग रुक के मारते हुए, और हम एग्जैक्टली ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, हमने सिर्फ 2 चीज़ें सीखी हैं। नारे लगाना हमने सीख लिया है, हमने ये सीख लिया है जय 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 भीम जय भारत, हमने ये सीख लिया है। लेकिन हमने वास्तविकता में ये नहीं सीखा कि हमें संसद पे कब्जा कैसे करना है, संसद पे कैसा जाना है, वो चीज़ हमने नहीं सीखी है। हमें पता है डेली हमारे ऊपर क्राइम होता जा रहा है, डेली हमारे ऊपर केस होते जा रहे हैं, और इसका परमानेंट एक ही सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब तक हमारी राजनीतिक सत्ता के अंदर हाथ नहीं होगा या हमारी गवर्नमेंट नहीं आएगी, तब तक ये अत्याचार हमारे ऊपर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और कोई नहीं रोक सकता उनको। तो इन अत्याचारों से, इन सब से बचने का एक सॉलिड रीजन है, वो है हमारी सत्ता। जिस दिन सत्ता की चाबी हमारे हाथ में आ जाएगी, हमारे ऊपर अत्याचार होने बंद हो जाएंगे साथियों। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उस सत्ता की तरफ देख ही नहीं रहे, हम लोग उसकी तरफ 1% भी नहीं देख रहे कि हमें सत्ता की तरफ कैसे जाना है। बस कोई भी हमारे साथ गलत काम होता है, हम जोश के अंदर होश गवा बैठते हैं, हम नारेबाजी करते हैं, पुतले फूंकते हैं, और उसका हर्जाना हम ही लोग भुगतते हैं। सरकार क्या करती है, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे डाल देती है। झूठे मुकदमे डालने के बाद किसी पढ़े लिखे बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाता है। कोई MA का स्टूडेंट है, कोई BA का स्टूडेंट है, उसका फ्यूचर ख़राब हो जाता है। जब वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उस कॉलम के अंदर भरा जाता है कि कोई FIR आपके ऊपर हुई है कि नहीं हुई है। तो बच्चा क्या भरेगा, यस मेरे ऊपर FIR हुई है। अगर ये चीज़ उसके अंदर लिखी जाती है तो क्या आप उम्मीद करेंगे कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी उसको गवर्नमेंट जॉब, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे उसको। लेकिन हम लोग इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे। हमने सिर्फ बाबा साहब के बारे में सुना है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं है। जो लोगों ने कह दिया हमने उसको सुन लिया, और उसको सुनने के बाद हमने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया। लेकिन बाबा साहब को हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। जो वो हमें पढ़ाना चाहते थे, हम तो उसके नज़दीक भी नहीं है। साथियों, मैं आपसे सवाल करती हूँ कि जब बाबा साहब पढ़ते थे, जब वो लंदन गए थे, जब वो उनकी एजुकेशन चल रही थी, तो उन्होंने कितने आंदोलनों में हिस्सा लिया था? क्या वो कभी किसी आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेंट हुए थे? या कभी उन्होंने रोड पे जाके कैंडल मार्च निकाला था? या कभी उन्होंने मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया था? नहीं दिया था। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था साथियों, उन्होंने सिर्फ एक पेन की बदौलत पूरे इतिहास को पलट के रख दिया था। उन्होंने इस पेन का सही यूज़ किया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि इस पेन से जो चीज़ें हम लिखते हैं, हमारे घर वाले जिस चीज़ के लिए हमें यूनिवर्सिटी कॉलेज भेजते हैं, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम उस सारी चीज़ को, उन सारे स्ट्रगल को भूल जाते हैं, और वहाँ ऐसा सीख लेते हैं कि जो हमें करना है हम उस लाइन से हट जाते हैं और एक नई लाइन क्रिएट कर लेते हैं हम अपने लिए। हम भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया था। उन्होंने तो आपको नहीं कहा कि आप आंदोलन करो, या उन्होंने तो नहीं कहा आपको कि आप डेली डेली कैंडल मार्च निकालो। उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ के एक सॉल्यूशन आपको दे रखा है, इंक्लूडिंग मुझे, कि जब जब आप सत्ता के करीब जाओगे, जैसे साहब काशीराम जी कहते थे कि जब जब आप राज के बात करोगे, जब जब आप सत्ता के करीब जाओगे, तो तब तक जुल्मी आपके ऊपर जुल्म करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। जब जब आप राज की बात करोगे या आप कहोगे कि मुझे संसद में जाना है, तो तब तब लोग आपके ऊपर अत्याचार करेंगे। आपकी बेटियों के ऊपर अत्याचार होंगे, आपके बेटों के ऊपर अत्याचार होंगे, गांव में आपका बाइकाट किया जाएगा, आपकी मूर्तियों को उखाड़ उखाड़ के बाहर फेंका जाएगा। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है ये होगा, और फिर भी हम लोग उस दलदल के अंदर जा रहे हैं। हम सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे। हमें सॉल्यूशन, जितनी एनर्जी हम लोग धरना प्रदर्शन में करते हैं, जितनी एनर्जी हम लोग आंदोलन के लिए करते हैं, अगर उस एनर्जी का 20% हिस्सा भी हम अपने बूथ पे जाके हम उस बूथ को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो वो हमें रिजल्ट देगा। अगर हमारा बूथ स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अगर हम एक एक वोट की कीमत समझें या एक एक वोट को स्ट्रॉन्ग करें कि इस टाइम इलेक्शन आने वाला है और हमें ये वोट चाहिए, तब हम सारे के सारे अत्याचारों से निपट सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि जोश में होश न गंवाएं, क्योंकि आजकल के जो युवा वर्ग है वो जोश में होश गंवाने का काम कर रहे हैं, और वो किसी ना किसी वे से एक गलत वे से चले जाते हैं। कोई भी आंदोलन होता है, आप कोई भी आंदोलन उठा के देख लीजिए, कोई भी आंदोलन कौन करता है?
हमारे समाज के गरीब लोग आंदोलन करते हैं। कोई वहाँ पे लैंडलॉर्ड नहीं आता आंदोलन करने के लिए, या कोई पैसे वाला नहीं आता, मिडिल क्लास फैमिली आती है, हम जैसे लोग वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पे होता क्या है, स्टेज के ऊपर 2 कौड़ी का इंसान आता है, राजनीति चमका के चला जाता है, खुद राजनीति चमकाएगा, चला जाएगा, लाठीचार्ज होगा, लोगों के ऊपर FIR होती है, केस होते हैं और पैसे लगते हैं गरीब लोगों की, और वो अपने आए राजनीति चमका के चले गए। अरे वहाँ पे जाके भी हम अपनी मूर्खता का प्रमाण दे देते हैं कि या आप आओ, हमें खाओ, हमें ये करो। तो क्यों करें हम ऐसा? हमें सिर्फ और सिर्फ अब एक चीज़ के ऊपर ही फोकस रखना चाहिए कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, झंडे उठाने से कुछ नहीं होगा, किलकी मारने से कुछ नहीं होगा, कैंडल मार्च से कुछ नहीं होगा। अब वो वक्त आ चुका है साथियों कि एक बड़े लेवल के ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ अपना राज लेके आना है, हमें सत्ता चाहिए, हमें संसद के अंदर जाना है। जिस दिन आप लोग संसद के अंदर बैठ जाएंगे, जिस वक्त संसद हमारी हो जाएगी या जिस वक्त सरकार हमारी हो जाएगी, उस वक्त हम इन सारी चीज़ों से निजात पा सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। जिस दिन सरकार आपकी आ गई उस दिन आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हमारा जो युवा वर्ग है वो इस बारे में सोच ही नहीं रहा। और एक चीज़, डेली का जो इशू मेरे पास आता है कि मेरी फैमिली ऐसी है, मेरी फैमिली वैसे है, जी मेरा पति मेरे को टाइम नहीं दे रहा। अगर किसी लड़की का पति कुछ करना चाहता है तो उस लड़की की प्रॉब्लम्स आ जाती है कि मेरा पति मुझे टाइम नहीं दे रहा, और वो पति के टाइम ना देने की वजह से उन हस्बैंड वाइफ के बीच में इतने क्लैशेस आ जाते हैं कि उनकी गृहस्थी उजड़ जाती है। फिर वो डायलॉग आ जाता है कि हमें जाना कहाँ था, हम पहुँच कहाँ गए। तो मेरी मातृशक्ति से भी एक निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग उनकी हेल्प करें, न कि उनकी लेग पुलिंग करें। अगर वो जाना चाहता है तो उसको जाने दो। अगर वो राजनीति में अगर वो मिशन के लिए अपने आप को डिवोटेड करे तो उसको करने दो, आप उसकी सपोर्ट करो। आप ये मत वो सोचो कि वो आपको टाइम नहीं दे रहा। उसने आपको आपका नाम दिया है, उसने आपको अपना घर दिया है, उसने उसकी सारी ज़िंदगी आपको दी है। उसने क्या नहीं दिया आपको? सिर्फ एक टाइम नहीं दिया तो आप लोग तलाक की बात करती हैं। उसने एक टाइम नहीं दिया तो आप ये कह देती कि मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। या बहुत जगह पे मैंने देखा है वो टाइम नहीं दे रहा तो मैं सुसाइड कर लूँगी। मतलब बहुत सारे ऐसे क्लेसेस समाज के अंदर आ गए हैं जो बिना मतलब के हैं। तो इनका सॉल्यूशन ये है, मेरी मातृशक्ति से मैं इस चीज़ की भी अपील करना चाहती हूँ कि आप वो दिन मत भूलो कि जब और लोग आपके ऊपर अत्याचार करते थे। वो दिन आप मत भूलो कि आप गांव के दक्षिण में रहती थी। आप वो दिन मत भूलो जब आपके शरीर के ऊपर कपड़ा नहीं होता था। आप वो दिन मत भूलो जब आप सुबह घर से निकलती थी और शाम को आती थी और लोगों के घर में दिहाड़ी मजदूरी करती थी। आप वो दिन मत भूलो कि जब आपके सामने आपके परिवार का कत्ल कर दिया जाता था। आप वो दिन मत भूलो जब आपको नंगा घूमना पड़ता था। वो याद करो वो दिन। आप मत भूलो कि सावित्रीबाई फुले जी ने क्या हमारे लिए क्या। आप याद करो उनकी कुर्बानी को। उनकी कुर्बानी के आगे हम तो कुछ भी नहीं है। आप रमाबाई जी की कुर्बानी को याद रखो। बाबा साहब ने उन्हें कभी वक्त नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बाबा साहब को वक्त दिया। उनकी बदौलत बाबा साहब आज सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाते हैं। अगर वो हमारी जैसी छोटे छोटे इशू लेके बैठ जाती कि वो मुझे वक्त नहीं दे रहे, तो क्या बाबा साहब आपकी किस्मत को पलट सकते थे? या आप सोच सकते हो कि आप लोग ऐसे हो सकते थे? नहीं, हम लोग नहीं सोचते। हम एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं कि मेरा पति मुझे टाइम नहीं दे रहा तो मैं इससे तलाक लूँगी। ये हर वक्त मिशन की बात करता है, मुझे नहीं सुननी इसकी मिशन की बात। तो मैं आप लड़कियों से भी हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं मानती हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, कि शादी के बाद लड़की को टाइम चाहिए होता है कि उसका पति उसको टाइम दे। लेकिन अगर वो टाइम नहीं भी दे रहा तो आप सोचो कि वो टाइम क्यों नहीं दे रहा। हाँ, अगर वो गलत काम कर रहा है, अगर वो किसी गैर लड़की के रिलेशन में है, अगर वो शराब पी के घर आता है, अगर वो जुआ खेलता है, तो उस सेंस में आप कह सकते हैं कि ये गलत कर रहा है। लेकिन अगर वो समाज के लिए एक नीली पगड़ी बांध के जाता है तो उस वक्त में आप ये नहीं कह सकती कि वो गलत कर रहा है, वो सही कर रहा है। अगर वो शहीद होने के लिए तैयार है तो आप वीरांगना बनने से पीछे क्यों हट जाती हैं? आपको भी वीरांगना बनना पड़ेगा। जब तक हम जैसी लड़कियां आगे नहीं आएंगी, जब तक हम जैसी लड़कियां ये नहीं कहेंगी कि आप जाओ, आप शहादत दो, तब तक हमारी सरकार नहीं आ सकती है। तब तक हम संसद में नहीं जा सकते हैं, तब तक हम बाबा साहब का सपना पूरा नहीं कर सकते हैं।
अगर हमें एक मिशन को पूरा करना है, हमें एक मूवमेंट को पूरा करना है, तो हमें शहादत देनी पड़ेगी। और आज समाज शहादत ही मांग रहा है। और हम सबको पता है कि जब जब क्रांति आई है, जब जब भी देश के अंदर चाहे किसी भी क्रांति की बात हम करते हैं, तब तक शहादत हुई है। लेकिन अब जब हमारी शहादत की बात आ रही है तो हम लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? चाहे हम महिलाएं हैं, चाहे हम युवा वर्ग हैं, चाहे हमारे जो बुजुर्ग है वो है, हम सबको एक बैनर के नीचे आना पड़ेगा। हम सबको सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि सत्ता एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चाबी है कि जिससे हर एक दरवाज़ा खुलता है। तो मेरी बात मतलब कोई भी फील मत करे। बहुत सारे लोगों को भी ये लगेगा कि मैं गलत बोल रही हूँ। आप में से बहुत से लोगों को पिंच होगा कि बहुत गलत बोल रही है, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रही। आप इन बातों को सोचिए ज़रा कि बाबा साहब ने क्या कहा था और हम क्या कर रहे हैं। जिस वक्त हम सोच लेंगे, उनको पढ़ लेंगे, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। आपको किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी कि आप ये करो। जो बुक्स में लिखा है, जो बाबा साहब ने कहा है, उसको सिर्फ आप अपने आचरण में उतारिए। जैसे वो हमारे आचरण में आ जाता है, हमारा आचरण झलकता है। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये मुंह खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका आचरण सब कुछ बोलता है। और जब आचरण दूसरे बंदे देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से मेरा जो टोटली फोकस था आज, मेरा यही था कि प्लीज़ आप जोश में होश को ना गंवाएं। जो हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, हमें उनके खिलाफ कानूनी रूप से एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इतना गलत तरीके से एक्शन नहीं लेना चाहिए या इस तरीके से एक्शन नहीं लेना चाहिए जिसका कोई रिजल्ट भी ना आए। एक्शन लो, कानून के दायरे में रह के करो, लेकिन एक लिमिट में। ये नहीं कि नारेबाजी कर दियो और ये हो गया जी, हो गया सोल्यूशन। उससे प्रॉब्लम आपको ही आएगी। और जब आपको प्रॉब्लम आती है तो उसका मतलब है कि वो पूरे समाज के लिए एक समस्या हो जाती है। तो आज हमें समस्याओं को बढ़ाना नहीं है, आज हमें समस्याओं को कम करना है। और उन समस्याओं को कम करने के लिए मेरी मातृशक्ति को आगे आना पड़ेगा, मेरे युवा वर्ग को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि जिस समाज के युवा और मातृशक्ति आगे आ जाते हैं, उस समाज के अंदर कोई प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। लेकिन जो मैंने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस की है मातृशक्ति की, मातृशक्ति को उन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। जब तक इन चीज़ों के क्लासेज या इन चीज़ों का शॉर्ट आउट नहीं होगा, तब तक हम राज की बात नहीं कर सकते हैं। और जो ये अत्याचार मैंने आपको बताए हैं, जो ये डे बाय डे हो रहे हैं, इनका सोल्यूशन तो आप सबको पता है कि जिसकी लाठी उसका भैंस। अब लाठी किसके, भैंस किसके, वो भी आप खुद ही सोचिए कि किसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कौन अत्याचार कर रहे हैं, क्यों अत्याचार कर रहे हैं और क्यों हम सह रहे हैं अत्याचार। और उनके साथ रिलेशन दीजिए कि साहब ने क्या कहा था कि जैसे जैसे सत्ता के नज़दीक जाओगे वैसे वैसे अत्याचार होंगे, जैसे जैसे कुर्सी के नज़दीक जाओगे वैसे वैसे गालियाँ खाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे ऊपर वो अत्याचार होंगे जो सोच नहीं सकते। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं उन कुर्बानियों को, सिर्फ हम नारेबाजी में और इन चीज़ों में आगे निकल गए हैं। तो मेरी आपसे सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बूथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जितना आपका बूथ स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा आप लोग, या मैं इंक्लूडिंग मैं, जितना ज़्यादा हमारा बूथ स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा हम सत्ता के करीब जा सकते हैं। क्योंकि कोई भी सरकार जब आती है तो उसकी जीत कोई MP, MLA या कोई नेता तय नहीं करता। किसी भी सरकार की जीत तब दर्ज होती है जब उसका कार्यकर्ता उसकी जीत दर्ज करवाता है। तो मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करती हूँ कि हम जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी या फालतू में जो अलग एक्टिविटी में लगा रहे हैं, वो एनर्जी हमें अपनी सत्ता के लिए लगानी चाहिए। और इसमें महिलाओं से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इनका सहयोग करें, आप इनको डिमोटिवेट ना करें। अगर आपको मैसेज आ जाता है कि आज पार्टी के 10 बंदे आ रहे हैं, तो आप उनसे प्लीज़ ये ना पूछें कि खाना बनाएं जी। अगर आपको पता चल गया कि 10 बंदे आ रहे हैं, तो उनके आने से पहले एटलीस्ट घर पे रह के आप उनके खाने की व्यवस्था तो कर ही सकती हैं। चाय पीना, खाना वगैरह, ये व्यवस्था तो आप कर सकती हैं। क्योंकि किसी भी जंग के अंदर जब हम जाते हैं तो पेट के अंदर भी कुछ होना चाहिए। तो मेरी मातृशक्ति से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो अगर बाहर नहीं आ सकती तो वो घर में रह के अपने समाज के हित के लिए काम करें। और जो महिलाएँ बाहर आके काम कर सकती हैं, जो महिलाएँ बहन जी की तरह आके काम कर सकती हैं, वो प्लीज़ फील्ड में आएँ। लेकिन एक सही दृष्टिकोण के साथ आएँ, सही दशा के अंदर आएँ और सही दिशा में समाज को लेके जाएँ।
क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो हमारी पार्टी के बैनर के नीचे के आती हैं, जो हमारी दासी के बैनर के नीचे आती हैं, और वहाँ से जब वो कुछ बोलना सीख जाती हैं और जब उन्हें ये लगता है कि हाँ मुझे बहुत कुछ आ गया, तो वो दूसरी पार्टियों के अंदर जाके चली जाती हैं, वहाँ भीख मांगती हैं कि मैं इसके लिए फ़ाइट कर रही हूँ जी, मेरी सपोर्ट करना, मैं ये इलेक्शन फ़ाइट करूँगी जी, प्लीज़ मेरी हेल्प करना। अरे जिस पार्टी ने तुम्हें बोलना सिखाया, जिस पार्टी ने तुम्हें एहसास कराया कि हाँ तुम कुछ हो, जिस पार्टी ने तुम्हें नारी होने का एहसास कराया, उसी पार्टी के अगेंस्ट वो लड़कियां चली जाती हैं। तो लड़कियां भी कोई मतलब देखते हैं ना, मैं कह रही हूँ कि मतलब लड़कियां ऐसे, लड़कियों को ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन हमारे पास ऐसी भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रही है। तो ये हम नारी शक्ति की, ये हमारे बुजुर्गों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई बेटी भटक भी रही है ना, तो उस भटकी हुई को भी आप राह पे लेके आओ, क्योंकि जब बेटियां भटक जाती हैं ना, तो आप उसको थप्पड़ मार के लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो हमारी बेटी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे रजा चाहूँगी। अगर मेरी किसी भी बात से किसी को आहत पहुँची है या मेरी किसी भी बात से आपको बुरा लगा है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।